तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वेक्टर रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज अ वेक्टर, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर एंड एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग वेक्टर का डिस्कशन करेंगे। एंड होस्ट के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि होस्ट हम लोग उसी को प्रीफर करते हैं जिसका लाइफ साइकिल छोटा होता है एंड प्रोलिफरेशन ज़्यादा फास्टर होता है, ठीक है ना। हम लोग उसी को एक प्रीफरेबल होस्ट चूज करते हैं फॉर जीन क्लोनिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक, दैट इज वेक्टर, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर्स विच आर यूज फॉर जीन क्लोनिंग, ठीक है। क्या क्या खासियत होना पड़ेगा वेक्टर में, ये सब आज का डिस्कशन में है। तो पहला जो है क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है, क्या है। इट इज अ कैरियर और अ व्हीकल दैट डिलीवर्स अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए। कोई कैरियर है या कोई व्हीकल है, जो भी बोल लो, इसमें हम लोग एलियन डीएनए फिट करते हैं। तो ये एलियन डीएनए को कैरी करके कहाँ लेके जाता है, होस्ट के अंदर लेके जाता है, इसलिए इसको कैरियर या व्हीकल बोला गया है। दैट डिलीवर्स फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, माने हमारा डिजायरेबल डीएनए या एलियन डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। दे आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इन फॉलोइंग। वेक्टर्स को हम लोग कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं या इस तरीके का वेक्टर को हम लोग चूज करते हैं जो हम लोग को ये दो फॉलोइंग स्टेप्स में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है। क्या क्या मेजर्स है फॉर दिस इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, ये हम लोग को नीचे का जो कॉलम में मैंने लिखा है एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ वेक्टर, उसमें समझ में आएगा। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ वेक्टर में ये दोनों पॉइंट ही समझ में आएगा। लेकिन पहला पॉइंट जो यहाँ पे बोला है वो बोला है एलियन डीएनए को वेक्टर में ऐड करने के लिए इजी लिंकिंग या इजी प्रोसीड्यूर्स, ठीक है, या इजी मेजर्स प्रोवाइड करता है कौन, एक वेक्टर। एक वेक्टर में ये सब क्वालिटी होना पड़ेगा कि वो एलियन डीएनए को इजीली अपने में एक्सेप्ट करे, इजीली अपने में बाइंड करे, लाइक दैट। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, इसका मतलब क्या है, जिस बैक्टीरिया के अंदर मैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालूंगा, वेक्टर और एलियन डीएनए मिल जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर डालूंगा, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया जब प्रोलिफरेट करेगा तो कभी कभी ऐसा चांस रहता है कि एक मदर सेल जिसके अंदर पकड़ लो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो जब प्रोलिफरेट करके वो दो में कन्वर्ट करेगा, तब शायद कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो जिसमें नहीं जाएगा वो क्या हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि उसके अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है। समझ में आया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन, बिकॉज प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, वो मेन डीएनए नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, वो कोई इतना एसेंशियल प्रॉपर्टी भी नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बुलाते हैं। प्लाज्मिड और सर्कुलर डीएनए इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्योंकि उसका कोई मेन या समझ में आ रहा है ना, प्राइम फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो जो प्लाज्मिड है, वो जो सर्कुलर डीएनए है, सेम चीज, वो कभी कभी सेलुलर प्रोलिफरेशन में, सेल डिवीजन में कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि वो एक डॉटर सेल में गया, दूसरा डॉटर सेल में नहीं भी जा सकता है। तो अगर किसी डॉटर सेल में वो नहीं गया तो वो डॉटर सेल को हम लोग क्या बुलाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि उस डॉटर सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, और जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको क्या बुलाएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। तो वेक्टर कुछ ऐसा होता है जो हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट वो सिलेक्ट करने में भी मदद करता है। कैसे करता है वो यहाँ पे समझ में आएगा, एसेंशियल फीचर्स में समझ में आएगा, ठीक है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ वेक्टर में हम लोग 4 फीचर पढ़ेंगे, जिसमें पहला फीचर है, मैंने पहले भी इसके बारे में बोला है, साइज ऑफ द वेक्टर शुड बी स्मॉल एज लार्ज मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, ठीक है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे ट्रांसफर करने के लिए, आरडीएनए बनाने के लिए, उतना उसका ब्रेकेज का चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग प्रिफरेबली स्मॉल साइज का डीएनए को चूज करते हैं, वो हमारे लिए बेटर होता है। इजी टू ट्रांसफर इट इनसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट, इजी टू रेप्लिकेट, ठीक है, इजी टू प्रोलिफरेट, सब चीज के लिए बेटर होता है अगर हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो वेक्टर लेंगे उस वेक्टर का साइज को अगर हम लोगों ने छोटा वाला साइज का कोई वेक्टर लिया तो, ठीक है। इसका नोट्स बनाओ, आगे बढ़ते हैं। सो एसेंशियल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर में ये है सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहला वाला था साइज शुड बी स्मॉलर, सेकंड है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है, हम लोगों ने जब
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा इसके प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने क्या बोला, जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसको काम करना पड़ेगा किधर, उसको काम करना पड़ेगा डिजायर्ड डीएनए सोर्स के ऊपर। डिजायर्ड डीएनए सोर्स जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा एंड उससे कट करके निकालना पड़ेगा हमारा प्रिसाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डिजायर्ड जीन। ठीक है, बीटी टॉक्सिन बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर जो उसका डीएनए है वो इतना लंबा है, लेकिन हम लोग को सिर्फ बीच का पोर्शन चाहिए। तो जो बेसिलस thuringiensis का जो डीएनए है वो हमारा डिजायर्ड डीएनए सोर्स है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या, एक सेकेंड, हाँ मैं मोबाइल को उसमें रख देता हूँ फ्लाइट मोड में। मोबाइल फ्लाइट मोड में नहीं रखने से बीच से वीडियो कट हो जाता है, कोई कॉल कर देता है बीच से वीडियो कट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देने से उतना बड़ा डीएनए से मेरा जो प्रिसाइज फ्रेगमेंट है वो मेरे को काट के मिलेगा, सिर्फ वही फ्रेगमेंट, वही जीन जो एंडोटॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है ना, सेम ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल आल्सो हैव टू एक्ट ऑन वेक्टर एंड वेक्टर में भी वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना पड़ेगा। अब क्या बोला जा रहा है कि जो वेक्टर है, इस वेक्टर के ऊपर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर रहा है, ये तो कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम है ना, मान लेते हैं ये एंजाइम है HIND2, मान लेते हैं, तो ये HIND2 जो है वो इस वेक्टर का वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है ना, जो डिजायर्ड डीएनए का उस प्रिसाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के साथ मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तब HIND2 क्या करेगा, इस जगह से एक पोर्शन को ऐसे कट कर देगा एंड डिजायर्ड डीएनए को भी कट करके निकाला है। ये डिजायर्ड डीएनए को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2 काम तो कर रहा है, लेकिन ये HIND2 इस पूरे वेक्टर के लेंथ में सिर्फ एक ही जगह अगर कट करता है तो ये बेटर है। अगर मैंने HIND2 वेक्टर पे दिया और वेक्टर ने बोले यहाँ पे भी, वेक्टर पे बोले इस HIND2 ने यहाँ पे भी कट कर दिया, यहाँ पे भी कट कर दिया, यहाँ पे भी कट कर दिया, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं कि इस पर्टिकुलर डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग किधर लगाएं, साइट 1 पे लगाएं ना, साइट 2 पे लगाएं ना, साइट 3 पे लगाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लस अगर हम लोगों ने साइट 1 पे लगाया, अभी साइट 2 तुम्हारा कट हो गया, साइट 3 तुम्हारा कट हो गया, फिर से यहाँ पे पॉलीमरेज डाल के इसको रिपेयर करो, खर्चा अलग। लेकिन आज अगर ये HIND2 इस पूरे वेक्टर में सिर्फ बोले एक ही साइड पे कट करता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमको पता है HIND2 डालेंगे तो इधर ही कट करेगा, इधर कट करेगा तो हम लोग इधर अपना डिजायर्ड डीएनए को लगाएंगे। ठीक है ना, तो हमारा पोजीशन हमारा क्या है, डिजायर्ड डीएनए का फिक्स्ड है कि वो साइट नंबर 1 पे ही जाके अटैच होगा, क्योंकि HIND2 सिर्फ वहीं पे काटता है। और जीन क्लोनिंग होने के बाद अगर मुझको मेरा डिजायर्ड डीएनए को वापस लेना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे साइट पता होगा। रादर देन अगर मैं, समझ में आया, रादर देन अगर ये HIND2 यहाँ पे भी साइट 1, साइट 2, साइट 3, 3 साइट पे अगर काट कर देगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया, इसको पॉलीमरेज से रिपेयर किया, कॉस्टिंग एक्स्ट्रा, उसके बाद जीन क्लोनिंग कराया, फिर जब मुझे अपना डिजायर्ड डीएनए को निकालना है तब तो मैं फिर से कंफ्यूज हो जाऊंगा, या ठीक है, क्योंकि मैं फिर से उस डिजायर्ड डीएनए को निकालने के लिए HIND2 दूंगा, वो HIND2 यहाँ पे भी काटेगा, यहाँ पे भी काटेगा, यहाँ पे भी काटेगा, तो मैंने कौन से साइट पे लगाया मुझे कैसे याद होगा, और कौन सा फ्रेगमेंट में मेरा डिजायर्ड डीएनए है वो भी तो मुझे आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसके मदद से तुम वेक्टर को काटोगे, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस पूरे वेक्टर में एक ही जगह पे अगर कट मारे तो वो बेनिफिशियल है, क्योंकि वो कंफ्यूजन अवॉइड करेगा। ठीक है, वो जीन क्लोनिंग के बाद जो हमारा डिजायर्ड जीन का वापस रिट्रैक्टिंग हम लोग करना अगर चाहे तो उसमें मदद करेगा, कंफ्यूजन को अवॉइड करेगा। ठीक है ना, कॉस्टिंग बचाएगा, अगर 3 जगह काटेगा तो एक जगह पे लगाएंगे, बाकी 2 जगह में फिर से पॉलीमरेज से रिपेयर करो, कॉस्टिंग बचाएगा। इसलिए अगर एक वेक्टर सुइटेबल वेक्टर तभी माना जाएगा अगर उसमें क्लोनिंग साइट एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ही हो, या मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पूरे वेक्टर पे एक ही जगह पे कट मारे, नॉट सेवरल प्लेसेस। यही यहाँ पे बताया गया है। द वेक्टर नीड्स टू हैव अ फ्यू और प्रिफरेबली अ सिंगल रिकॉग्निशन साइट, मतलब सिंगल जगह, ठीक है, फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक सिंगल जगह पूरे वेक्टर पे जहां पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ वहीं पे कट मारता है, दूसरा जगह पे नहीं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट विद इन ए वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। ठीक है, अगर बहुत सारा रिकॉग्निशन साइट अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हो
तो वो सेवरल फ्रेगमेंट्स को कट कर देगा, व्हिच विल कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग, जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कहाँ लगाए कहाँ से निकाले, ये सब में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जिसकी हिंट 2 का पकड़ लो क्लीविंग साइट है ये, तो इको R1 का होगा पकड़ लो 2, SAL1 का होगा पकड़ लो 3। मतलब सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगर एक सेगमेंट को ही वो अगर वो काटता है इन अ वेक्टर, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे लिए बेटर है, एंड वो वेक्टर भी हमारे लिए बेटर है जिसमें सेवरल क्लीविंग साइट्स प्रेजेंट है, लेकिन ईच क्लीविंग साइट को काट सकता है एक ही तरीके का स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हिंट 2 इसको नहीं काट सकता, हिंट 2 सिर्फ यहाँ पे ही कट मार सकता है, इको R1 सिर्फ यहाँ पे ही कट मार सकता है। तो ऐसा वेक्टर जिसमें सेवरल क्लोनिंग साइट तो हो, लेकिन ईच क्लोनिंग साइट शुड बी कट बाय वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज प्रिफरेबल। समझ में आया ना? क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा रखना बेटर है। कभी मेरे पास हिंट 2 का स्टॉक खत्म हो गया लेकिन मुझे एलियन डीएनए लगाना है, तो अगर ये वेक्टर में इको R1 बोले यहाँ पे मुझे कट करके देगा, बेनिफिशियल। 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही जगह को कट मारे, नॉट सेवरल। ठीक है ना? आइडिया यही है। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया है। मूविंग ऑन टू थर्ड एसेंशियल कैरेक्टर। सो ये है थर्ड कैरेक्टर जिसमें बोला जा रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी। ये बोला जा रहा है कि एक सुइटेबल वेक्टर होने के लिए एक वेक्टर में एक ओरी का होना जरूरी है। ओरी इज दैट पॉइंट इन अ वेक्टर, इन अ सर्कुलर डीएनए, इन अ प्लाज्मिड। ओरी इज दैट पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक है, ये ओरी है, यहां से रेप्लिकेशन चालू होगा। ठीक है, तो हमेशा अपना जो एलियन डीएनए है उसको ओरी के एकदम पास लगाने का कोशिश किया जाए, सो दैट जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ओरी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है ना? तो ओरी के जितना पास तुम अपना एलियन डीएनए को लिंक करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा चांसेस रहेगा कि तुम्हारा एलियन डीएनए का क्लोनिंग हो रहा है, तुम्हारे एलियन डीएनए का कॉपीज बन रहा है। सपोज तुमको एलियन डीएनए बोले तुमको यहाँ लगा, यहाँ अगर तुमने लगाया तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चांस है कि नहीं कि यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इतना जल्दी तो रेप्लिकेशन खत्म नहीं होगा ना। यहाँ से अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा। सपोज ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, तो जितना पास लगाऊंगा उतना मेरा चांसेस क्या है, रेप्लिकेशन होने का चांस है, कॉपीज बनने का चांस है, क्लोन्स बनने का चांस है। रादर देन बोले मैंने यहाँ पे एलियन डीएनए नहीं लगा के मैंने बोले यहाँ पे लगाया, अब बोले रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है ना? सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस मेरा जो ये डिजायर्ड डीएनए है उसका तो कॉपी बना ही नहीं। तो इसलिए एक सुइटेबल वेक्टर उसको भी माना जाता है जिसमें ओरी के पास, ठीक है, या ओरी के पास लगाने लायक साइट्स हो, ओरी के पास लगाने लायक क्लोनिंग साइट्स हो। ठीक है, जहां पे हम लोग कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इस पोर्शन को काटता है उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से हम लोग इस जगह को काटे, ओरी के पास के जगह को काटे एंड यहाँ पे एलियन डीएनए लगाए। क्योंकि एलियन डीएनए जितना ओरी के पास लगाएंगे उतना ज्यादा चांसेस रहेगा रेप्लिकेशन होने का। प्लस ओरी जो है, इस ओरी का सिर्फ यही सिग्निफिकेंस नहीं है कि ओरी जो है वो रेप्लिकेशन को एंश्योर करता है। जितना ओरी के पास लगाओगे उतना ओरी रेप्लिकेशन या क्लोनिंग को एंश्योर करेगा। ये इसका एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ये जो ओरी है वेक्टर में जो ओरी है, दिस ओरी हैज टू बी वेरी मच रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब ओरी एक एक्टिवेटेड ओरी होता है और एक इनएक्टिवेटेड या सेमी एक्टिवेटेड ओरी होता है। दैट मींस हम लोग को एक ऐसा वेक्टर चूज करना पड़ेगा जिसका ओरी इज हाइपर एक्टिव, मतलब ये ओरी धड़ाधड़ रेप्लिकेशन करे। क्योंकि ये ओरी जितना ज्यादा रेप्लिकेशन ये अपने से करवाएगा, ठीक है, या अपने से ये जितना ज्यादा रेप्लिकेशन शुरू करेगा उतना ज्यादा मेरा क्या बनेगा, कॉपीज बनेगा। तो एक वेक्टर में ये देखना पड़ेगा कि वो जो ओरी है उस ओरी के आसपास मैं अपना एलियन डीएनए लगा सकता हूं कि नहीं। क्योंकि मैं जितना पास अपना एलियन डीएनए लगाऊंगा उतना ज्यादा मुझे श्योरिटी मिलेगा कि मेरा जीन क्लोनिंग हो रहा है या मेरा डिजायर्ड डीएनए का सेवरल कॉपीज बन रहा है। दूसरा पॉइंट, मुझे एक ऐसा वेक्टर चूज करना पड़ेगा जिसका ओरी हाई कॉपी नंबर दे, मतलब जिसका ओरी धड़ाधड़ रेप्लिकेशन करे, बहुत जल्दी रेप्लिकेशन करे। ऐसा नहीं हो कि आज एक रेप्लिकेशन किया है और 2 दिन बाद दूसरा किया है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। इट शुड बी आज अभी किया है, जैसे खत्म हो फिर एक और शुरू कर रहा है, फिर खत्म हो फिर एक और शुरू कर रहा है, फिर खत्म हो, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो, ओरी ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज अ सीक्वेंस
फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, यहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, कोई भी डीएनए का पीस व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, ओरी के आसपास जब लिंक करेंगे, कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन दी होस्ट सेल्स, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर में ये जगह में रेप्लिकेशन होगा. दिस सीक्वेंस ओरी इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए. So if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose ori support a high copy number. तो ये है ओरी का दो फैक्ट जो अभी तुम लोग को समझाया. हाई कॉपी नंबर देना पड़ेगा. ओरी शुड रिलेंटलेसली वर्क फॉर द रेप्लिकेशन थिंग, एंड ओरी के जितना पास लगाएंगे उतना वी विल बी एंश्योर दैट आवर एलियन डीएनए विल बी replicating and it will be making several copies of itself. Okay, this is essential feature number 3. अब 4 पे चलते हैं. इस वाले पोर्शन को एकदम ध्यान से समझना है, जितना ध्यान हो सके उतना ध्यान इसमें दो. यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग सिलेक्टेबल मार्कर, जिसके बारे में स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया था. सिलेक्टेबल मार्कर बोला जाता है कुछ ऐसा जीन्स है, सिलेक्टेबल मार्कर आर सम जीन्स प्रेजेंट ऑन द वेक्टर्स. वो जीन्स हम लोग को मदद करता है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, कि कौन कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है एंड कौन कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है. ये सिलेक्शन करने के लिए हम लोग को मदद करता है, ठीक है ना. अब इस चीज को ऐसे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेबोरेटरी कंडीशन में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, उस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बनाया गया लेबोरेटरी कंडीशन में, ठीक है. ई कोलाई के अंदर कुछ वेक्टर्स का फॉर्मेशन किया गया. उनमें से एक वेक्टर है PBR322 जो एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है. तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसको लेबोरेटरी कंडीशन में बनाया गया. दैट मीन्स ये जो यहाँ पे तुमको गोल दिखाई दे रहा है, दिस इज अ सर्कुलर डीएनए व्हिच इज फाउंड इनसाइड द ई कोलाई. ये सर्कुलर डीएनए ई कोलाई के अंदर होता ही है. लेबोरेटरी में जो मैं बोल रहा हूं कि हमने एक वेक्टर प्रिपेयर किया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने बस क्या किया, ये जो हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर में हम लोगों ने 2 जीन को ऐड किया, ठीक है. एक जीन जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है. टेट्रासाइक्लिन इज एन एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन. तो हम लोगों ने यहाँ पे एक जीन ऐड किया जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है. मतलब ये जो जीन है यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लू, ये दाग से लेके ये दाग तक, ये एक ऐसा जीन है जो कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में फाइट करके बैक्टीरिया को बचा के रखेगा. सिमिलरली एएमपी रेजिस्टेंस माने एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पीसिलिन भी बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है ना. तो ये जगह कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो एम्पीसिलिन से बैक्टीरिया को बचाएगा, ठीक है. तो हम लोगों ने लेबोरेटरी कंडीशन में कुछ ऐसा ई कोलाई बनाया. जो नॉर्मल ई कोलाई होता है उनके पास 0 रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स. टेट्रासाइक्लिन, एम्पीसिलिन कुछ भी दो, बैक्टीरिया ई कोलाई मर जाएगा. लेकिन हमने लेबोरेटरी में कुछ ऐसा ई कोलाई बनाया जिन ई कोलाई के अंदर एक वेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है जो एक नॉर्मल वेक्टर था. उस वेक्टर में हम लोगों ने 2 जीन ऐड कर दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस. अब ये जो ई कोलाई है जिसको हम लोगों ने लेबोरेटरी में बनाया है, ये ई कोलाई अब क्या कर सकता है, ये ई कोलाई अब टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में भी ग्रो कर सकता है बिना मरे, एम्पीसिलिन के अगेंस्ट में भी ग्रो कर सकता है बिना मरे. तो हमने इस चीज को डेवलप करने के पीछे हमारा आइडिया क्या था. हमारा आइडिया ये था, ओरी के पास एक रीजन होता है जिसको हम लोग रोप बुलाते हैं. रोप क्या है, दिस रोप कोड्स फॉर प्रोटीन्स दैट ड्राइव्स द रेप्लिकेशन. ये जो हमारा सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेशन करेगा उसके लिए बहुत सारा एंजाइम्स चाहिए. उन एंजाइम्स, उन प्रोटीन्स का प्रोडक्शन कौन करके देता है, ये रोक करके देता है, ठीक है. फिर मैंने क्या बोला, ओरी के सबसे क्लोजेस्ट जो क्लोनिंग साइट होगा वहीं पे हम लोग एलियन डीएनए लगाएंगे. नाउ ओरी के सबसे पास, ओरी रेप्लिकेशन ऐसे शुरू करेगा तो ओरी के सबसे पास कौन है, कोई एंजाइम दिखाई दे रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काटता है, नहीं है. तो आगे बढ़ते 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 सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग को मिलेगा SAL1. ये है जो यहाँ पे कट करेगा और ऐसा एरिया में कट कर रहा है जिस एरिया में मैंने क्या डेवलप किया है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डेवलप किया है. अब मैं अगर अपना एलियन डीएनए माने जो मेरा डिजायर्ड डीएनए है उसको मैं कहाँ लगाऊंगा, ऑब्वियसली वहीं पे लगाऊंगा जो ओरी के सबसे पास है, बिकॉज अभी समझाया, ओरी के सबसे पास लगाएंगे
तो रेप्लिकेशन होने का चांस होगा। तो मैं ऐसे L1 के मदद से मैं क्या करूंगा, मैं ये जगह पे अपना एलियन डीएनए को लगा दूंगा। जैसे ही मैं अपना एलियन डीएनए को यहाँ पे लगाऊंगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जो एबिलिटी है वो एबिलिटी बंद हो जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का यहाँ पे अपना एक सीक्वेंस था। तुमने उस सीक्वेंस के साथ छेड़खानी किया है, तुमने उस सीक्वेंस में कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके तुमने यहाँ पे कुछ छेड़खानी किया है। छेड़खानी करने की वजह से ये जो जीन है, ये जीन अपना एबिलिटी को खो देगा। समझ में आया? तो जैसे ही हम लोग एलियन डीएनए यहाँ पे लगाएंगे तो ये जीन अपना एबिलिटी को खो देगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो सर्कुलर डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए में एलियन डीएनए लगाने से पहले ये सर्कुलर डीएनए में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी था। जैसे ही मैंने यहाँ पे एलियन डीएनए लगाया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी खत्म हो गया, सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसमें बचा हुआ है। अब ये मेरा एलियन डीएनए लगाने के बाद ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक और एंजाइम है जो कट करता है, जो वो है BMH1। फिर ऊपर का एक रीजन है जहाँ पे कोई जीन नहीं है, वहां पे कट करता है HIND2 CLA1 इको R1। ठीक है, ये सब यहाँ पे कट करता है, लेकिन यहाँ पे कोई जीन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इनसे हम लोग कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओरी से काफी दूर है, ऊपर से यहाँ पे कोई जीन नहीं है। जीन साइलेंसिंग ड्यू टू द एडिशन ऑफ एलियन डीएनए इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्टेबल मार्किंग। कैसे इंपॉर्टेंट वो अभी समझा रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को उसी जगह पे एलियन डीएनए को लगाना है जो जगह ओरी के पास हो। ठीक है, जो जगह पे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ यहीं पे कट करता है, एंड ये एलियन डीएनए के लगाने के वजह से उसके पीछे का जो जीन है वो जीन साइलेंस हो जाए, वो जीन चुप हो जाए, क्योंकि तुम इस जीन का सीक्वेंस के साथ छेड़खानी करना इंपॉर्टेंट है फॉर सिलेक्टेबल मार्किंग। ठीक है, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे PVU1 PST1 ये दोनों ही यहाँ पे क्लोनिंग साइट्स कट कर सकता है, लेकिन ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ओरी से बहुत दूर होता है, इसलिए हम लोगों ने जो सबसे सामने है वहीं पे उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया और वहां पे एलियन डीएनए लगा के हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस फिलहाल नहीं है, क्योंकि वहां पे मैंने एलियन डीएनए लगाया, टेट्रासाइक्लिन का सीक्वेंस को छेड़खानी किया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अब ये जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ई कोलाई के अंदर में प्रेजेंट है। ये ई कोलाई जिसके अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बोलूंगा। और लेबोरेटरी में ऐसा बहुत सारा ई कोलाई तो होगा ना लेबोरेटरी में, जिसका अंदर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं भेजा, जिसके अंदर में ये PBr322 है, जिसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी एक्टिव है एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी एक्टिव है, क्योंकि उसका जो प्लाज्मिड उसके अंदर जो मैंने डेवलप किया है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का, ठीक है, वहां पे मैंने एलियन डीएनए नहीं लगाया है। तो ऐसा ई कोलाई भी लैब में है, ठीक है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी उसमें प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन भी प्रेजेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैंने मतलब उसका प्लाज्मिड को मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनाया है, कोई एलियन डीएनए नहीं लगाया है। लेकिन इसके अंदर वाले में प्रॉब्लम है, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जगह पे मैंने अपना एलियन डीएनए लगाया है। तो ये मेरा होगा क्या, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, और ये होगा क्या, ये होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। समझ में आया? तो आई होप पहले ये समझना जरूरी है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया क्या है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है। रिकॉम्बिनेंट वो है जिसके अंदर हमारा आरडीएनए है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट वो है जिसको हम लोगों ने पैरेलली लेबोरेटरी में डेवलप किया है। एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों रेजिस्टेंस जीन उसमें प्रेजेंट है, लेकिन उसमें मैंने अपना एलियन डीएनए फिट नहीं किया है, जिसके वजह से उसका दोनों जीन एम्पिसिलिन भी टेट्रासाइक्लिन भी दोनों एक्टिव है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब अगर मैं पकड़ लो, ये एक पेट्री डिश है, जगह थोड़ा छोटा है। इस पेट्री डिश में अगर मैंने ये इकोलाई को ग्रो करवाया, यहाँ पे मैंने न्यूट्रिएंट दे दिया, इकोलाई को अगर ग्रो करवाया, तो यहाँ पे मैंने पहले मैंने इसमें डाला आगारोस जेल, एंड आगारोस जेल के साथ मैंने यहाँ पे डाला एम्पिसिलिन। ठीक है, तो यहाँ पे आगारोस एंड एम्पिसिलिन डालने के वजह से क्या होगा, दूसरा अनवांटेड माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन,
ठीक है। नॉर्मल तो बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया में तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। ये तो बैक्टीरिया, जो दोनों बैक्टीरिया है, इनको तो मैंने लैब में डेवलप किया है, इसलिए इन लोगों में टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों का रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन उनमें से एक में मैंने अपना एलियन डीएनए डाल के उसका टेट्रासाइक्लिन प्रॉपर्टी ले लिया, वो मेरा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। लेकिन दूसरा बैक्टीरिया आके यहाँ पे ग्रो ना करे, इसलिए मैंने एम्पिसिलिन डाला है, क्योंकि नॉर्मल इकोलाई आके यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता है, वो मर जाएगा, क्योंकि उसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है। जो मेरा बैक्टीरिया मैंने लैब में प्रिपेयर किया है, वही सिर्फ यहाँ पे ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, ठीक से यहाँ पे कॉलोनीज का ग्रोथ हुआ है, ये सब है मेरा बैक्टीरियल कॉलोनीज। ठीक से मेरा बैक्टीरियल कॉलोनीज का यहाँ पे ग्रो हुआ है। लेकिन थोड़ा देर बाद, सिर्फ मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा देर बाद मैं क्या करूंगा, इनको, इन बैक्टीरियल कॉलोनीज को मैं इस मीडियम से उठाऊंगा एंड एक और मीडियम में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो उस मीडियम में मैं क्या रखूंगा, उस मीडियम में मैं रखूंगा अगारोस प्लस टेट्रासाइक्लिन, और एगारोस प्लस टेट्रासाइक्लिन देने के साथ साथ मैं क्या देखूंगा, कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर रहा है, कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करना बंद कर दिया है। तो जो बैक्टीरियल कॉलोनीज टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ग्रोथ करना बंद कर दिया है, वो मेरा कौन होगा, वो वही होगा जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस करने का एबिलिटी नहीं है। समझ में आया? तो जो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, जो टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ उसका रुक जाएगा, वो मेरा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का कॉलोनी है। और जो टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करते जाएगा, वो मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का कॉलोनी है, जो मेरा डिजायरेबल नहीं है। तो देखो, सिलेक्टेबल मार्कर अभी समझ में आया कि नहीं? ये जो जीन है, इस जीन में मैं एलियन डीएनए लगा के इस जीन का फंक्शन को बंद कर रहा हूं, और ये जो मैं जीन का फंक्शन को बंद कर रहा हूं, ये मेरे लेटर एक्सपेरिमेंट्स में रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में सिलेक्शन करने में मदद करेगा। समझ में आया? पहला मैंने यहाँ पे एगारोस एंड एम्पिसिलिन क्यों दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा बैक्टीरिया ग्रो करे, मैं चाहता हूं मेरा बैक्टीरिया सेल डिवीजन करे, क्योंकि मेरा बैक्टीरिया जितना ज्यादा सेल डिवीजन करेगा, उतना ज्यादा मेरा क्या बनेगा, उतना ज्यादा मेरा एलियन डीएनए का कॉपी बनेगा। इसलिए मैंने पहले एगारोस जेल दिया एंड एम्पिसिलिन देके दोनों, मतलब देके मैंने उनको ग्रो करवाया। ग्रो करने के बाद जब सफिशिएंट ग्रोथ हो गया, अब मुझे जानना है कि मेरा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कौन सा है। वो मैं कैसे जानूंगा? मैं एम्पिसिलिन को हटा दूंगा, टेट्रासाइक्लिन को ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है उसका टेट्रासाइक्लिन जीन बंद है। तो जो कॉलोनी ग्रो नहीं करेगा वो मेरा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, जो जिसका कॉलोनी ग्रो करते जाएगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें मैंने कोई एलियन डीएनए नहीं डाला है, उसका दोनों रेजिस्टेंस जीन एक्टिव है। लेकिन मेरे बैक्टीरिया में सिर्फ एक रेजिस्टेंस जीन एक्टिव है, दूसरा वाला इनएक्टिव है। ठीक है? तो आई होप ये आइडिया तुम लोग को समझ में आया है सिलेक्टेबल मार्कर का। अब इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया है। क्या क्या वेक्टर्स है जो हम लोग यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी माने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। प्लाज्मिड, ठीक है, पता है प्लाज्मिड करते हैं, प्लाज्मिड के ऊपर ही हम लोग वेक्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, डेफिनेशन दे दिया है, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर नॉन एसेंशियल, मेन डीएनए नहीं है, मेन डीएनए ये एक्स्ट्रा साइड किक टाइप का होता है, डबल स्ट्रैंडेड है, ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग पीसेस ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया एंड सम ईस्ट सेल्स, बैक्टीरिया एंड ईस्ट सेल्स में ये पाया जाता है। एग्जांपल पहला डिस्कस कर रहे हैं PBr322, जिसका मैंने डायग्राम ऑलरेडी तुम लोग को करके दिखा दिया है। डायग्राम में फिर से नहीं करूंगा, जो एक्सपेरिमेंट अभी समझाया वो एक्सपेरिमेंट को मैं अभी प्रॉपर नोट्स अभी मैं तुम लोग को दे दूंगा। PBr322 ये जो नाम मैंने हम लोगों ने दिया है, क्या बेसिस पे दिया है? स्मॉल p स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, BR इज द नेम ऑफ द फाउंडर या नेम ऑफ द those scientists which have developed this particular circular DNA inside E. coli, ठीक है ना। तो BR जो है वो है बोलिवर एंड रोड्रिगेज, 2 साइंटिस्ट जिन्होंने, ठीक है, ये PBr322 विथ 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डेवलप किया इनसाइड E. coli, ठीक है, इन दोनों ने किया। एंड 322 जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर है या फिर वो प्लाज्मिड नंबर है, डिस्टिंग्विशेस द प्लाज्मिड फ्रॉम अदर्स डेवलप्ड इन द सेम लेबोरेटरी। हर एक प्लाज्मिड को जो इन्होंने डेवलप किया सबको एक एक नंबर दे दिया, तो दिस इज द नंबर, ठीक है, जो इसको बाकी प्लाज्मिड से अलग करता है। ठीक है, साइज इसका है 4.3 किलो बेस, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, वो हम लोग को पता है क्या क्या, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, 2 जीन प्रेजेंट है, देखा हम लोगों ने। एंड इसका जो ओरी है इट विल सपोर्ट अ हाई कॉपी नंबर, ठीक है। लेकिन इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है,
ठीक है, एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी इसका है, और वो डिसएडवांटेज क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों को कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, कम कॉस्टिंग में ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, ये है बायोटेक का गोल, ठीक है। लेकिन उस गोल के साथ PBr322 थोड़ा सा इंटरफेयर करता है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसमें हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीडियम में क्या करना पड़ा, डेवलप करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद मीडियम को चेंज करना पड़ा। यू आर चेंजिंग अ मीडियम, you are transferring colony from one medium to another medium, time consuming. You are using two medium, more costing. समझ में आया ना? एक बार एगारोस जेल प्लस एम्पिसिलिन, उसके बाद फिर कॉलोनीज को ग्रो करो, फिर कॉलोनीज को उठाओ, दूसरा डिश में ट्रांसफर करो, दूसरा पेटी डिश में ट्रांसफर करो, वहां पे फिर से एगारोस जेल, फिर से टेट्रासाइक्लिन देना पड़ेगा। तो दो मीडियम तुमको यूज करना पड़ रहा है, फिर बैक्टीरियल कॉलोनीज को ट्रांसफर वगैरह करना पड़ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग, मोर कॉस्टिंग। that is what it makes this one undesirable, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसका ये है, it has to be plated in two different medium, ठीक है, जिसके वजह से हम लोगों को होगा मोर कॉस्टिंग, ठीक है, प्लस the growth and transfer of colonies takes time, so time consuming, more costing, इसलिए ये अनडिजायरेबल है, ठीक है। अभी जो वो ट्रांसफर वगैरह करने का जो अभी बोला था उसको अभी कर लेंगे, और वेक्टर को हम आई थिंक 2 पार्ट में करना पड़ेगा, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। तो अभी बस PBr322 रिलेटेड जो भी मैंने डिस्कशन किया था अभी थोड़ा देर पहले, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट सिलेक्टेबल मार्कर, वो आज खत्म कर लेंगे। एंड और भी कुछ वेक्टर्स है जो एग्जांपल्स के अंदर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, वो मैं पार्ट 2 में डालूंगा, ठीक है। इसका नोट बना लो। तो वो जो एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन का सिलेक्टेबल मार्किंग के मदद से कैसे कौन सा हमारा रिकॉम्बिनेंट है एंड कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो कैसे हम लोगों ने पता लगाया था, ठीक है। कि पहले हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों मतलब पहचानना मुश्किल है, हम लोगों ने सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के अंदर हमारा एलियन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला, तो वो बैक्टीरिया हमारा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। लेकिन उसके साथ हम लोगों ने और भी बहुत सारा बैक्टीरिया को एक ही साथ डेवलप किया था विद बोथ द रेजिस्टेंस। लेकिन उनमें से एक बैक्टीरिया के अंदर मैंने अपना आरडीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग करके आरडीएनए को मैंने उसके अंदर फिट किया या डाला, उसके वजह से उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चला गया, ठीक है। फिर मैंने अगारोस जेल एंड एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो किया, तो रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो हुआ, क्योंकि दोनों में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। फिर कॉलोनी को वहां से मैंने उठा के एक और मीडियम में ट्रांसफर किया, वहां पे मैंने टेट्रासाइक्लिन जैसे ही डाला, मैंने देखा एक कॉलोनी ग्रो कर रहा है, दूसरा कॉलोनी ने ग्रो करना बंद कर दिया। जिसने ग्रो करना बंद कर दिया है वो है मेरा क्या, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, जो ग्रो कर रहे हैं वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। उसी का नोट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये नोट डाउन तुम लोग कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ये वीडियो मैं जब भी तुम लोगों के साथ क्लासरूम में शेयर करूंगा तब इस प्लेटिंग का एक डायग्राम भी मैं तुम लोग को फोटो में मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो इसका आराम से नोट बना लो। नेक्स्ट वेक्टर, बहुत सारा एग्जांपल्स है वेक्टर्स का, और भी बाकी है, कम से कम आई थिंक और 10 वेक्टर्स और हम लोगों को डिस्कस करना है। ये मैं मतलब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं डाल दूंगा। आज के लिए यहाँ तक ही रुकता हूँ, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखना, कंसंट्रेशन से, और हर एक पॉइंट को समझना, लगने से रिपीट में देखना, लेकिन फिर भी समझना, ठीक है। बाय बाय।